अस्सलामुअलैकुम। ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16A है और आज के इस लेक्चर में हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 349 एंड 350। और क्यों- ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का पार्ट है, पर्टिकुलरली ये चैप्टर नंबर 16A है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने रंगफुल कन्फाइनमेंट और रंगफुल रिस्ट्रेन के बारे में देखा था, और इस पार्ट में हम क्रिमिनल फोर्स और असाल्ट के बारे में देखेंगे। आज की वीडियो में हम दो सेक्शंस को कवर करेंगे 349 एंड 350। ये बताता है कि फ़ोर्स क्या होती हैं और क्रिमिनल फोर्स वो कब बनती हैं। आज हम जिस कंसेप्ट को देख रहे हैं, जो सेक्शन नंबर 349 ने डिफाइन किया है, वो है फोर्स। फोर्स का जो लफ्ज़ है वो जब हम सुनते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में एक तस्वुर आती है, यानी एक तस्वीर आती है कि किसी ने किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मुक्का मारा है, या किसी को धक्का दिया है, या किसी से लाठी से वार किया है किसी के ऊपर। यानी आम ज़िंदगी में हम फोर्स को सिर्फ वायलेंस या जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो समझते हैं। लेकिन चूंकि हम इस वक्त पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान पिनल कोड में फ़ोर्स का मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा वाइड है और साइंटिफिक भी है। अगर हम सेक्शन नंबर 349 को सिर्फ डिक्शनरी की मीनिंग से समझेंगे, तो फिर ये जो चैप्टर है ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि यानी पाकिस्तान पिनल कोड में लॉ में ये जो फोर्स का टर्म है, इसकी डिफिनेशन देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। और इसका आंसर ये है कि ये जो चैप्टर नंबर 16A है, इसका हर एक ऑफेंस जो है वो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस करता है। जैसे सेक्शन नंबर 350 में हम देखेंगे क्रिमिनल फोर्स की डिफिनेशन जो है वो दी गई है। और फिर आगे अगर हम देखें सेक्शन नंबर 352 में, तो 352 जो है वो असाल्ट की बात करता है। यानी अगर फोर्स की डिफिनेशन ही क्लियर ना हो, तो जो क्रिमिनल फोर्स हैं और असाल्ट हैं, वो दोनों की जो फाउंडेशन है वो गिर जाएगी, वो हमें समझ नहीं आएगी कि बेसिकली ये जो ऑफेंसेस हैं क्रिमिनल फोर्स या असाल्ट की, असल में क्या चीज़ें हैं। ठीक है। इसीलिए जो लेजिस्लेचर हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने पहले फाउंडेशन बताई और उसके बाद उस फाउंडेशन पर बाकी जो ऑफेंसेस हैं उनको कड़ा किया, जैसे क्रिमिनल फोर्स हैं या असाल्ट हैं। ठीक है। और फाउंडेशन उसकी क्या है, वो है फोर्स। सो ये जो टर्म फोर्स है, इसको सुनकर जो हमारे जहन में यानी जो चीज़ आती है वो क्या है, वो है फ़िज़िक्स, क्योंकि ये फ़िज़िक्स का कंसेप्ट है। और फिज़िक्स में जब हम फ़ोर्स को पढ़ते हैं, या हमने ड्यूरिंग स्कूल्स कॉलेज जब इसको पढ़ा है, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ये हमें ये बताता है कि फ़ोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना होता है। यानी अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्टेशनरी है, साकित हालत में है, और हम उस पर फ़ोर्स लगाते हैं तो वो चलना शुरू कर देती है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है वो पहले से मोशन में है, यानी चल रही हैं, तो उसकी स्पीड या जो डायरेक्शन है वो बदल सकती है अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं। ठीक है। और अगर वो चल रही है और हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, वो रुक सकती हैं। ये सेम, ये जो फोर्स है ना, ये सेम वही फिज़िक्स वाला जो फोर्स का प्रिंसिपल है वही है। सेम यही जो प्रिंसिपल है ये हमें सेक्शन नंबर जो 349 पीपीसी है उसमें नज़र आता है। देखिए, जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने इंजरी से बात शुरू नहीं की, लेजिस्लेचर ने मोशन से बात शुरू की है, यानी फोर्स से बात शुरू की है। और इसका मतलब ये है कि लॉ का पहला जो कंसर्न है वो क्या है, वो फिज़िकल मूवमेंट है, ना कि कोई फिज़िकल इंजरी। सो ये जो सेक्शन नंबर 349 है फोर्स, इसमें हम तीन साइंटिफिक स्टेट्स जो हैं ये हमें बताती हैं। और ये इसको अगर हम रीड करें, तो ये कहती हैं कि अ पर्सन इज सेड टू यूज़ फोर्स टू अनदर इफ़ ही कॉजेज मोशन। ओके, सो पहला जो साइंटिफिक यानी स्टेट है वो क्या है, मोशन है। और जो दूसरा है वो क्या है, यानी मोशन है, दूसरा जो है वो चेंज ऑफ मोशन है, और जो तीसरा है वो है सेसेशन ऑफ मोशन। ये तीनों असल में मैकेनिक्स यानी फिज़िक्स के
बुनियादी कंसेप्ट्स हैं। जो पहली स्टेट है वो क्या है? वो है मोशन। और इस यानी ये जो सेक्शन है इसको पढ़ने से पहले हम ये जो कंसेप्ट है इसको क्लियर करते हैं कि असल में ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? सो जो पहली स्टेट यानी मोशन जो है इसका मतलब है कि किसी चीज़ को चलाना जब वो पहले स्टेशनरी हालत में थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये अज़्यूम कर लेते हैं कि एक शख्स है ए, वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और बी जो है वो क्या करता है, बी ए को यानी धक्का देता है और ए जो है वो अपनी जगह से हिल जाता है। यहाँ ए ने अम, या जो बी है उसकी बॉडी में मोशन यानी जो बी है उसने ए की बॉडी में मोशन क्रिएट की और फिज़िक्स की ज़ुबान में इसको एक्सटर्नल यानी फ़ोर्स ने किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो अगर हम इसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में समझेंगे तो ये इस तरह होगा कि कोई एक्सटर्नल फ़ोर्स आई, उसने किसी जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है वो किस चीज़ के ऊपर बैठा हुआ है, वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो एक चेयर जो थी वो साकित थी, स्टेशनरी स्टेट में थी, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था। तो बी ने जब फ़ोर्स यूज़ की तो उसने क्या किया, उसने इस ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वो क्या की, चेंज कर दी। और क्रिमिनल लॉ की ज़बान में यहाँ पे बी जो है उसने ए के अगेंस्ट क्या यूज़ किया, फ़ोर्स यूज़ किया। सो सिमिलरली अगर हम इसको देखें जो चेंज ऑफ मोशन का कंसेप्ट है, इसका मतलब है यानी मूवमेंट, ये क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि चेंज ऑफ मोशन, इसका मतलब है कि मोशन जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, यानी मूवमेंट पहले से मौजूद थी लेकिन किसी ने उस मूवमेंट की स्पीड या डायरेक्शन वो बदल दी। यानी दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर एक क्या चीज़ हो सकती है कि अगर कोई फोर्स यूज़ करता है चेंज ऑफ मोशन में, तो एक चीज़ जो चेंज हो सकती है वो ये है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है और दूसरी क्या चीज़ है, डायरेक्शन, क्योंकि वो ऑलरेडी मोशन में थी और अगर आप उसके ऊपर फोर्स यूज़ करेंगे तो इन दोनों में से कोई चीज़ एक जो है वो चेंज हो जाती है। सो इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है जी, वो बाइसिकल चला रहा होता है और ए जो है आकर अचानक से उसकी जो बाइसिकल है उसको साइड से धक्का दे देता है और बाइसिकल जो जी चला रहा था वो ऑलरेडी मोशन में था और जब ए उसके ऊपर फोर्स यूज़ करता है यानी अचानक से उसको धक्का देता है और बाइसिकल अपनी डायरेक्शन बदल देती है, तो यहाँ पे जो ए है उसने नई मूवमेंट क्रिएट नहीं की क्योंकि वो ऑलरेडी ये मूवमेंट मोशन में ही था। उसने एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो मोशन है उसको अल्टर कर लिया और फिज़िक्स में इसे चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन डायरेक्शन कहा जाता है। और जो सेक्शन नंबर 349 है ये इसी को चेंज ऑफ मोशन कहता है, ठीक है। और जो थर्ड कंसेप्ट है वो क्या है, वो है सेसेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि चलती हुई मोमेंट को रोक देना, यानी मूवमेंट जो है सेसेशन में यानी स्टॉप करना, किस चीज़ को, मोशन को। अगर मोशन है तो लाजमी बात है वो ऑलरेडी मूवमेंट में कोई चीज़ है और उसकी सेसेशन है तो उसको यानी कि उस मूवमेंट को रोक देना। फॉर एग्ज़ाम्पल जी जो है हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक हॉर्स यानी घोड़े के ऊपर सवार है। अब ये जो ए है वो क्या करता है कि वो घोड़ी की जो लगाम है उसको खींच लेता है, उसको पकड़ लेता है और उसे रोक देता है। अब ए ने घोड़ा नहीं चलाया और ना ही उसने उसकी डायरेक्शन बदली है। उसने यहाँ पे सिर्फ जो मूवमेंट है उसको टर्मिनेट किया और फिज़िक्स में ये डिसिलरेशन या स्टॉपिंग फोर्स का कंसेप्ट है और लॉ में इसे फोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ये तीन जो फिज़िक्स के कंसेप्ट थे इसको तो हमने समझ लिया कि क्या चीज़ें हैं। अब हम अगर लॉ की तरफ आएंगे, चूँकि ये फिज़िक्स का कंसेप्ट है, लॉ में यूज़ हुआ है, तो लाज़मी बात है हम उसको लॉ के साथ रिलेट करेंगे। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली, वो ये है कि फिज़िक्स में फ़ोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, लेकिन चूँकि हम क्रिमिनल लॉ पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल लॉ में फ़ोर्स जो है वो किसके ऊपर लगेगी, लाज़मी बात है वो पर्सन के ऊपर लगेगी, ठीक है।
इसलिए सेक्शन नंबर जो 349 है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये जो फिज़िक्स वाला है, बल्कि वो क्या है, वो ह्यूमन लिबर्टी और बॉडीली इंटीग्रिटी की प्रोटेक्शन है। और जो लेजिस्लेचर हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने फिज़िक्स के कंसेप्ट्स को बोरो कर किया, लेकिन उन्होंने लीगल पर्पस के लिए अडॉप्ट किया है। सो अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, अगर हम यहाँ लॉ में एंटर हो रहे हैं, तो वो ये है कि क्या ये जो फोर्स है सेक्शन 349 का, इसका मतलब सिर्फ डायरेक्ट टच है? सो यहाँ पर जो सेक्शन नंबर 349 है वो अपनी ब्रिलियंस हमें दिखाती हैं। सो जो ये सेक्शन है, इसका टेक्स्ट है, ये कहते हैं कि अ पर्सन इज सेड टू यूज़ फोर्स टू अनदर इफ ही कॉजेज मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन टू दैट अदर पर्सन। ठीक है, और ये तीनों कंसेप्ट आपको समझ आ गई हैं। यानी फोर्स कब कंसिडर किया जाएगा कि अगर कोई किसी को मोशन काज करे या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो मूवमेंट है उसमें चेंज लाए, या अगर कोई मूवमेंट मोशन है तो उसको क्या करे, स्टॉप कर दें, जो दूसरे पर्सन से रिलेटेड है। और इफ़ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन, अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल टच हो, ठीक है। अगर वो जो सब्सटेंस है, जैसे हमने जिक्र किया कि अगर कोई बाइसिकल पे सवार हैं, चेयर हैं, हॉर्स हैं, या अगर कोई और चीज़ भी हैं जो अगर फॉर एग्जांपल जो विक्टिम है उसके साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि ऑफेंडर के साथ अगर कोई चीज़ रिलेटेड है, यानी इफ़ ही कॉजेज टू एनी सब्सटेंस सच मोशन or change of motion or cessation of motion is brings that substance into contact with any part of that other body. ओके, इसको इस तरह समझ लेते हैं। यहाँ पे जो लॉ है वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं ना कि अगर अगर कोई पर्सन है, अ पर्सन है, अगर वो कॉज करता है टू एनी सब्सटेंस मोशन, चेंज ऑफ मोशन, यानी तीन कंसेप्ट। अब इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि ए ने एक शख्स है ए, यानी ये वाला पर्सन है, अ पर्सन ए, उसका नाम ए है। वो क्या करता है कि वो एक जो पत्थर है, यानी जो स्टोन है, वो फेंक देता है, और वो जाके किसको लगता है, वो जाके जी को लगता है। तो यहाँ पे ए ने फोर्स यूज़ की, क्योंकि ये कह रहे हैं ना कि इफ़ अ पर्सन कॉजेज टू एनी सब्सटेंस, यानी यहाँ पे स्टोन क्या है, ये एक सब्सटेंस है। और फिर ये आगे कह रहे हैं कि ओके, दैट सब्सटेंस इनटू कांटेक्ट विद एनी पार्ट ऑफ दैट अदर पर्सन। अब ये जो सब्सटेंस है, ए ने डायरेक्ट जी को फिजिकल टच नहीं किया, ठीक है, इसके अगेंस्ट डायरेक्ट फिजिकल फोर्स जो है वो यूज़ नहीं की, उसने किसी सब्सटेंस को मोशन में लाया, और वो जो सब्सटेंस है वो जी के साथ यानी उसने सब्सटेंस को मोशन दी, जो बाद में जी से कांटेक्ट में आया। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई शख्स किसी चीज़ सब्सटेंस को मोशन देता है, उसको मोशन को चेंज करता है या मोशन को स्टॉप करता है, जो फिर क्या होता है, अगर वो सब्सटेंस किसी शख्स के बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाए। इसकी एग्जांपल हम इस तरह भी ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ए है, वो बी के ऊपर गर्म पानी फेंक देता है। अब गर्म पानी जो है वो बी के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसने ए ने डायरेक्ट फोर्स यहाँ पे यूज़ नहीं किया। यानी लॉ का जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि किसने टच किया, बल्कि ये है कि किसने मोशन का जो सबब है, जो कॉज है, वो पैदा किया। यानी यहाँ पे हमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट नज़र आती है, जो कंसेप्ट है, वो क्या है, वो है कॉज एंड इफ़ेक्ट का प्रिंसिपल। ठीक है, कि वो एक शख्स कॉज करता है और उसका एक इफ़ेक्ट जो है वो सामने आता है। ठीक है, सो क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो उस शख्स के ऊपर आती है जिसने मूवमेंट इनिशिएट की। ओके, सो आगे ये कह रहे हैं कि एनी पार्ट ऑफ दैट अदर बॉडी, यानी अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी के साथ टच इन कंटेक्ट आती है, और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज़ वेयरिंग और कैरिंग। फॉर एग्जांपल हम जो पहन रहे हैं, हम जो लिबास पहन रहे हैं, ठीक है, हमने कोट पहना हुआ है, हमने कपड़े पहने हुए हैं, अगर वो सब्सटेंस जो है वो हमारे लिबास के साथ भी टच हो रही हैं, जो हम वेयर कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा फ़ोन है, हमारा बैग है, ठीक है, अगर हमने हाथ में कुछ उठाया हुआ है, तो वो कोई चीज़ भी हो सकती है। और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कंटेक्ट अफेक्ट दैट अदर सेंस ऑफ फीलिंग। सो ये जो फ्रेज़ है, ये जो कह रहे हैं ना कि इफ़ अगर कोई सब्सटेंस है
वो अगर सेंस ऑफ फीलिंग को भी इफ़ेक्ट करे तो वो भी फोर्स में कंसिडर होगा। यानी स्किन टू स्किन जो कांटेक्ट है वो ज़रूरी नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स किसी के हाथ में कोई शख्स है वो कॉफ़ी पी रहा है, गर्म कॉफ़ी पी रहा है, उसके हाथ में कॉफ़ी का कप है और दूसरा जो शख्स है वो क्या करता है कि वो वो जो कप है उसको फॉर एग्ज़ाम्पल डंडा मारता है और उसके इफ़ेक्ट की वजह से जो कॉफ़ी है वो दूसरे शख्स के जिस्म पे गिरती है, ठीक है? तो कांटेक्ट जो है वो कप और कॉफ़ी से हुआ, पर हीट और शॉक जो है वो उसके सेंस ऑफ फीलिंग को हिट किया। सो यहाँ पे इसको भी ये कहा जाता है कि ये यूज़ ऑफ फोर्स है। लेकिन कौन सी वाली सिचुएशंस होगी? सेंस ऑफ फीलिंग वाली। अब आगे ये कह रहे हैं कि प्रोवाइडेड दैट द पर्सन कॉजिंग द मोशन or change of motion or cessation of motion and one of the three ways herein after described। अब यहाँ पे एक प्रोविज़ो दिया गया है कि जो शख्स फोर्स यूज़ करता है, फोर्स यूज़ करने का मतलब ये है, ये फोर्स की डिफिनेशन है, ठीक है? ये 349 के अंदर उसमें 3 कंडीशन है। मोशन है, चेंज ऑफ मोशन है और सेसेशन ऑफ मोशन है। अगर वो 3 जो हेयर आफ्टर डिफाइन है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके ज़रिए से अगर वो फोर्स यूज़ करता है तो यानी ये तरीके अगर वो यूज़ करता है तो तब ये समझा जाएगा कि उसने फोर्स यूज़ किया है। अब उसमें से जो 3 तरीके हैं वो क्या हैं? नंबर फर्स्ट है बाय हिज ओन बॉडीली पावर, यानी पहला तरीका है ऑन बॉडीली पावर, यानी ये सबसे सिंपल केस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये समझें कि इसमें शामिल होती हैं किसी को धक्का देना, किसी को मुक्का मारना, किसी को खींचना या रोकना, ठीक है? क्योंकि जो जो फोर्स की डिफिनेशन है उसमें सेसेशन ऑफ मोशन भी है। तो अगर आप किसी को रोकते हैं या किसी की फॉर एग्जांपल जैसे घोड़ा है उसका जो लगाम है वो खींचते हैं, उसको रोक देते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाय हिज ओन बॉडीली पावर में आएंगी, यानी इसमें ह्यूमन बॉडी ही इंस्ट्रूमेंट होती है। और जो दूसरा तरीका है वो सेकेंडली क्या है? बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस in such a manner that the motion or change or cessation of motion take place without any further act on his part or on the part of any other person। जो दूसरे तरीके हैं वो है डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस का। ये इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन में कोई रख दे या उसे इस तरह अरेंज कर दे कि बाद में बिना किसी और एक्शन के वो खुद मूवमेंट प्रोड्यूस करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें हम बोट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जो जो कश्ती होती है बोट, ठीक है? अगर बोट की जो रस्सी है कोई वो खोल दे, ठीक है? तो रस्सी खुलने के बाद करंट खुद बोट को ही ले जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है ए, वो ये जो बोट है उसकी रस्सी खोल देता है, ठीक है? बोट तो चलना शुरू हो जाएगी, यानी मोशन में आ जाएगी। अब जब उसने जो एक्शन किया उसके बाद ए ने बाद में तो कुछ नहीं किया, लेकिन मोशन का असल सबब वही बना, राइट? यानी यहाँ पर ये जो डिस्पोज का वर्ड यूज़ हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ को फेंक देना, बल्कि इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ को इस तरह अरेंज प्लेस या उसको कोई ऐसी पोजीशन देना कि वो बाद में अपना इफ़ेक्ट खुद प्रोड्यूस करे। यानी एक्यूज़ को ऑब्जेक्ट इस तरह सिट करता है कि उसके बाद वो नेचुरल फोर्सेस या उस ऑब्जेक्ट की अपनी मूवमेंट जो है वो काम करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बाय डिस्पोजिंग एनी सब्सटेंस इन सच अ मैनर दैट द मोशन, ये जो 3 कंडीशन जो डिफिनेशन फोर्स की डिफिनेशन की जो 3 मेन टर्म्स हैं उसमें से कोई भी एक्शन अगर वो परफॉर्म करता है विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट। और इसकी वजह क्या है? कि देखिए अगेन हमने कहा था ना कि फिज़िक्स में इस कंसेप्ट को कॉज एंड इफ़ेक्ट के ज़रिए से समझा जा सकता है। देखिए जो हर एक मूवमेंट जो होती है ना उसके लिए फ़ोर्स ज़रूरी होती है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन हर वक्त फ़ोर्स लगाते रहना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी-कभी सिर्फ़ जो इनिशियल फ़ोर्स होती हैं, जो इनिशियल इनपुट होता है, वो देना काफ़ी होता है। उसके बाद जो इनर्शिया है, ग्रेविटी है या जो मोमेंटम है की जो मूवमेंट्स हैं वो यानी ये चीज़ें जो है ये मूवमेंट्स को कंटिन्यू रखती हैं।
यानी अगर हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम्पल को देखें, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है ए, वो पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। वो वहाँ से क्या करता है कि एक स्टोन है, उसको सिर्फ़ हल्का-सा धक्का देता है, ठीक है? तो वो जो ए है, वो यानी ये जो पहाड़ी से ये स्टोन नीचे आता है। अब ए उसको पहाड़ी से नीचे तो नहीं लेके आता ना, ए ने तो यहाँ पे सिर्फ़ जो इनिशियल मूवमेंट है वो इनिशिएट की, बाद में ग्रेविटी और मोमेंटम उस पत्थर को नीचे ले जाता है। सो क्रिमिनल लॉ कहता है कि उस मूवमेंट का जो लीगल सबब है यानी जो लीगल कॉज़ है, वो फिर भी कौन है? आप ही हैं। सो इस वजह से जो सेक्शन नंबर 349 है, वो ये कहता है कि विदाउट एनी फर्दर एक्ट ऑन हिज पार्ट। सो ये यहाँ पे है, ये सेक्शन नंबर 349। और सिमिलरली जो हमने बोट की एग्जांपल ली नहीं कि अगर कोई शख्स है वो बोट में बैठा हुआ है अ, जो किनारे के साथ बंधी हुई है। अब फॉर एग्जांपल कोई दूसरा शख्स है ए, वो जाके क्या करता है बोट की रस्सी खोल देता है। तो अब ए ने बोट को हाथ से धक्का नहीं दिया। ए ने जो इसमें बैठा हुआ फॉर एग्जांपल शख्स है बी, उसको टच भी नहीं किया। लेकिन फिर भी बोट जो है वो पानी का जो करंट है उसकी वजह से बहना शुरू हो जाती है। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से बोट को किसने चलाया? ठीक है? जो सरफेस लेवल पर अगर हम इसको आंसर करें, तो वो तो जो रिवर का फ्लो है यानी रिवर का जो करंट है उसने चलाया। लेकिन अगर हम इसको क्रिमिनल लॉ में देखें, तो जो रिवर का करंट है उसको एक्टिवेट किसने किया? तो वो किसने किया? वो ए ने किया। किस तरीके से? जो बोट की रस्सी है उसको खोलकर। यानी यहाँ पे जो करंट है, वो एक नेचुरल फ़ोर्स था। लेकिन उस नेचुरल फ़ोर्स को विक्टिम तक यानी जो बी है विक्टिम उसको उस तक पहुंचाने का जो सबब है वो कौन बना? वो ए बना। इसलिए जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करंट के ऊपर नहीं है कि वो कश्ती को बहा के ले जा रही हैं, बल्कि किसके ऊपर है? ए के ऊपर है। और लॉ में इस कंसेप्ट को प्रोक्सिमिक कॉज या लीगल कोजिशन कहते हैं। यानी जो लाइबिलिटी है ये उस शख्स के ऊपर आती है जिसने चेन ऑफ इवेंट्स को नोइंगली स्टार्ट किया। और ये जो नेक्स्ट फ्रेज है ये कहते हैं और ऑन द पार्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी ना तो एक्यूज्ड को दोबारा कुछ करना पड़ा और ना ही किसी तीसरे शख्स को। मूवमेंट जो है वो खुद से अरेंजमेंट की वजह से हो रही है अब। इसके बाद जो थर्ड वन है वो कहता है बाय इंड्यूसिंग एनी एनिमल टू मूव, टू चेंज इट्स मोशन और टू सीज टू मूव। जो तीसरा तरीका है वो क्या है? इंड्यूसिंग एनी एनिमल। यानी यहाँ पे जो लेजिस्लेचर हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने जानवर को भी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट माना है। फॉर एग्जांपल अगर एक शख्स है ए, वो क्या करता है कि वो एक डॉग यानी कुत्ते को इशारा करता है कि वो क्या करे, कि वो बी के ऊपर हमला करे। तो उसके इशारे की वजह से जो कुत्ता है वो बी के ऊपर जंप कर देता है। तो लॉ ये नहीं कहता कि फोर्स डॉग ने यूज़ की है। लॉ ये कहता है कि असल फोर्स किसने यूज़ की है? ए ने यूज़ की है, क्योंकि एनिमल उसके कंट्रोल में था। यानी क्रिमिनल लाइबिलिटी इंसान की इंटेंशन और कंट्रोल पर डिपेंड करती है, जानवर के ऊपर नहीं या किसी सब्सटेंस के ऊपर नहीं। देखिए, ये तो सेक्शन नंबर 349 हो गया। आपने एक चीज़ इसमें नोट की होगी कि सेक्शन नंबर 349 में हमें कहीं भी क्राइम का लफ्ज़ नज़र नहीं आया, कहीं भी कंसेंट का लफ्ज़ नज़र नहीं आया, ठीक है? और ना ही हमें कोई इंजरी का लफ्ज़ जो है वो नज़र आया है। ये जो सेक्शन नंबर 349 है यानी फोर्स, ये सिर्फ एक न्यूट्रल साइंटिफिक डिफिनेशन देती है हमें। सो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डॉक्टर है वो किसी को इंजेक्शन लगाता है, तो वो भी टेक्निकली फ़ोर्स यूज़ करता है। या अगर प्लेयर्स हैं जैसे बॉक्सर्स होते हैं, जब वो रिंग में पंच करते मारता है, तो वो फ़ोर्स ही यूज़ करता है। और इसी तरह अगर पुलिस किसी को लॉफुली अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के लिए उसका बाजू पकड़ती है, तो वो भी फ़ोर्स यूज़ करना होता है। तो फिर सवाल ये है कि ये सब क्रिमिनल क्यों नहीं? यानी डॉक्टर का किसी को इंजेक्शन लगाना, बॉक्सर का पंच मारना या पुलिस का किसी को का बाजू पकड़ना, क्योंकि है तो ये भी फोर्स ही। इसका जवाब जो है वो हमें जो सेक्शन नंबर 350 है
वो देता है। और वो क्या है? वो है क्रिमिनल फोर्स। इन 349 में हमने सिंपल फोर्स की डिफिनीशंस को देखा। अब हम जो है यानी उसने एक बुनियाद हमें फराहम की है एक क्रिमिनल फोर्स की, कि कब फोर्स जो है उसका यूज़ करना जो है वो क्राइम बनता है। यानी जो सेक्शन नंबर 349 है ना, इसको आपने ऑफेंस नहीं समझना। ये ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ वोकेबलरी है। असल ऑफेंस की जो शुरुआत है वो सेक्शन नंबर 350 से हो रही है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 350 को। ये बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स की, यानी कब फोर्स जो है वो क्रिमिनल फोर्स बनता है। सो ये कहते हैं कि हु एवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स। अब ये जो फोर्स हैं ये सेक्शन नंबर 349 वाला फोर्स है, ठीक है। और इसमें 3 कंडीशन है: मोशन, चेंज ऑफ मोशन और सेसेशन ऑफ मोशन। और जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पे वो है इंटेंशनली। इसका मतलब है कि फोर्स का यूज़ यानी किसी इरादे से होना चाहिए। अगर सॉरी, अगर कोई ऐसी फोर्स यूज़ हो जाए जिसमें इंटेंशन शामिल ना हो, जैसे अगर हम बाज़ार में जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और उसकी वजह से अक्सर लोग एक दूसरे को धक्का देते देते हैं और एक दूसरे के कंधे जो है वो के साथ टच होते हैं, टकरा जाते हैं। तो वो सेक्शन 350 का के अंडर फॉल नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो नहीं है। सो इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ शख्स अब बस में सफ़र करता है और अचानक से बस जो है वो ब्रेक लगाए और पैसेंजर फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े, तो फ़ोर्स तो यूज़ हुई, लेकिन वो एक्सीडेंटल फ़ोर्स है, क्रिमिनल फ़ोर्स नहीं है। यानी ये जो टर्म है ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमें एक इम्पॉर्टेंट जो लीगल डिस्टिंक्शन है वो समझाता है। यानी यहाँ पे समझना ज़रूरी है। और वो ये है कि वो हम सबको पता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो किसके ऊपर किन 2 चीज़ों को देखती हैं, एक है एक्सिया और दूसरा है मेंस रिया, वो हम सबको पता है। और जो सेक्शन नंबर 349 को हमने देखा तो वो एक्सिया के ऊपर बेस्ड था, यानी फिजिकल एक्ट, ठीक है। जबकि जो सेक्शन नंबर 350 है वो मेंस रिया यहाँ पे ऐड करती हैं। इसलिए क्रिमिनल फोर्स को अ, समझने के लिए सिर्फ बॉडी मूवमेंट देखना काफ़ी नहीं है, जो दिमाग की स्टेट है ना, जो इंटेंशन है उसको देखना भी ज़रूरी होता है। तो इस वजह से कहते हैं कि हु एवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन, ठीक है। आगे कहते हैं कि विदाउट द पर्सन कंसेंट। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो ये है कि कंसेंट अगर ना हो तो। अब यहाँ पे कंसेंट क्यों ज़रूरी है कि देखें, जो कंसेंट है वो क्रिमिनल लॉ में एक लीगल जस्टिफिकेशन का काम करती है। अगर विक्टिम जो है वो फ्रीली और वॉलंटरली किसी एक्ट की इजाज़त देता है, तो वही जो फोर्स होता है वो, यानी अगर वो दूसरी सिचुएशन में क्राइम होती तो कंसेंट की सूरत में वो लॉफुल बन सकती है। जैसे हमने एग्जांपल दी कि अगर कोई बॉक्सर है, ठीक है, वो ड्यूरिंग बॉक्सिंग जो है पंच मारता है, तो दो दो जो प्लेयर्स होते हैं उनकी कंसेंट होती है। यानी यहाँ पे एक जो लीगल मिक्सिम है, जो अगर हम इसको रिलेट करें तो जो बिल्कुल कम्प्लीटली यहाँ पे फिट आता है वो है वॉलंटाई नॉन फिट इंजरिया। और इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शख्स विलिंगनेस देता है और उसको इंजरी कॉज होती है तो लॉ उसको इंजरी नहीं समझता, ठीक है। और ये यानी अगर कोई कंसेंट जो है वो दी जाए तो तब ये कंसिडर किया जाता है। और इस कंसेप्ट को हमने पाकिस्तान पीनल कोड के जो प्रीवियस सेक्शन से उसमें भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। जो सेक्शन नंबर 87 से लेकर 89 तक के जो सेक्शंस हैं वो इसी कंसेप्ट यानी वॉलंटाइन अनफिट इंजूरिया के ऊपर बेस्ड है। अ, यानी ये कहता है ना कि एक्ट्स नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। और दूसरा 88 क्या कहता है कि एक्ट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट। यानी ये इसमें वो डॉक्टर वाली एग्जांपल आ सकती है, ये आप देख सकते हैं इलस्ट्रेशन में, सर्जन वाली, ठीक है, कि वो गुड फेथ में उसको कंसेंट देता है, लेकिन अगर पेशेंट को कुछ हो जाए, वो मर जाए, तो फिर ये क्या होगा, ये क्राइम नहीं होगा। और थर्ड जो है एक डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड एंड इनसेन पर्सन बाय आर बाय कंसेंट ऑफ गार्डियन। सो ये जो कंसेप्ट है वॉलंटाइन अनफिट इंजूरिया का, ये हमें पीपीसी के इन 3 सेक्शंस में नज़र आता है। यानी इसका मतलब ये है कि कंसेंट टर्न्स एन एक्ट इनटू नो इंजरी
अगर कब होगा, यानी कंसेंट जो है वो कब नो इंजरी में कोई अगर एक्ट है वो कब नो इंजरी में टर्न होता है, अगर उसमें कंसेंट शामिल हो। तो क्रिमिनल फोर्स ये क्या कहता है कि हु एवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट, यानी जो पीसी के सेक्शन नंबर 87 से 89 तक की जो सेक्शन में हमने जो कंसेप्ट देखा था वो कंसेंट वाला था, लेकिन यहाँ पे अगर कोई इंटेंशनली फोर्स यूज करता है without that person consent in order to the committing of an offense, यानी इंटेंशनल उसके फोर्स यूज़ करने का ये होना चाहिए कि वो कोई ऑफेंस कमिट करना चाहता है उस शख्स की कंसेंट के बगैर, or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear, or annoyance to that person to whom the force is used is said to use the criminal force to that person. यानी इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह ले सकते हैं आर्डर टू कमिटिंग अप एनी फोर्स, कि अगर कोई शख्स है यानी चोर है वो किसी और का मोबाइल छीनने के लिए वो पहले उसको धक्का देता है। अब नॉर्मल हालात में तो हम धक्के को बहुत मामूली छोटा सा एक्ट समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसका जो पर्पस था वो क्या चीज़ था, वो कमीशन ऑफ ऑफेंस था यानी थेफ्ट था, तो यहाँ पे वो क्या बन जाता है, वो क्रिमिनल फोर्स बन जाता है। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज or knowing it to be likely that by the use of force he can cause injury, fear or annoyance, या जो है अगर या तो उसका कंप्लीट इंटेंशन हो किस चीज़ का के लिए, कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए विदाउट हिज कंसेंट, या इंटेंडेड बाय द यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज आर नोइंग इट टू बी लाइकली, या अगर वो फोर्स यूज़ कर रहा है उसका इंटेंशन उस फोर्स की वजह से क्या चीज़ कॉज करना है, किसी शख्स को कोई इंजरी, फियर या अनायंस कॉज करना है, या अगर उसका कंप्लीट इंटेंशन फोर्स यूज़ करने का नहीं भी है कि वो किसी को इंजरी, फियर या अनायंस के लिए कॉज करे, लेकिन उसको मालूम है कि मैं जो फोर्स यूज़ कर रहा हूँ उसके पास 100% नॉलेज है, यानी उसके पास ये प्रोबेबिलिटी है कि मेरा जो एक्शन है, मेरा जो फोर्स यूज़ करना है वो किसी को इंजरी उससे कॉज हो सकती है या फियर कॉज हो सकता है या अनायंस जो है वो उस शख्स को कॉज हो सकता है, किस शख्स को, टू होम द फोर्स इज़ यूज, यानी जिसके ऊपर फोर्स जो है वो यूज़ की गई है। अब यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है उसने 3 प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट बताए हैं, एक इंजरी है, सेकंड फियर है और थर्ड जो है वो अनायंस है। देखिए अगर सिर्फ इंजरी लेकर होता तो बहुत से जो हार्मफुल एक्ट हैं वो पनिशमेंट से बच जाते हैं। सो इस वजह से फियर और अनायंस भी शामिल हैं। ये जो कंसेप्ट ऑफ इंजरी है इसको पाकिस्तान पिनल कोड ने सेक्शन नंबर 44 में डिफाइन किया है। इसको देखते हैं कि इंजरी की क्या डिफिनेशन है। सो ये कहते हैं कि इंजरी ओके ये 44 है, ये कहते हैं द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यानी इंजरी की डिफिनेशन जो यूजुअल लोग समझते हैं ना कि इंजरी मीन्स कोई फिजिकल की कोई बॉडीली हार्म, वो इंजरी लॉ उसको इस तरह नहीं देखता। लॉ अगर आप किसी को मेंटल हार्म पहुंचाते हैं उसको इंजरी समझते हैं, अगर आप किसी की इज़्ज़त ख़राब करते हैं तो ये रिपुटेशन ख़राब करते हैं तो उसको भी इंजरी समझता है, या अगर आप किसी को कोई इकनॉमिकल लॉस पहुंचाते हैं कि उनकी किसी प्रॉपर्टी को लॉस पहुंचाते हैं तो वो लॉ भी उसको भी इंजरी समझता है। और उसके साथ साथ जो दूसरा कंसेप्ट है फियर है, ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को बंदूक दिखाकर किसी को कोई शख्स धक्का देता है, ठीक है, और उसका मकसद सिर्फ डराना होता है, तो तब भी यहाँ पे जो क्रिमिनल फोर्स है वो इस्टेब्लिश हो सकती है, क्योंकि फेयर भी क्या है, एक प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है। और सिमिलरली जो अनायंस है, क्रिमिनल लॉ में जो अनायंस है उसका मतलब ऐसा अनवांटेड फिजिकल इंटरफेरेंस है जो किसी इंसान की जो डिग्निटी है, कंफर्ट है या बॉडीली अटानमी है उसको अनलॉफुली डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो तब ये समझा जाएगा कि ये क्रिमिनल फोर्स यूज हुई है। यानी सेक्शन नंबर जो 349 है वो ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या फोर्स यूज़ हुई, और जो सेक्शन नंबर 350 है वो ये सवाल पूछती हैं कि क्या ये फोर्स जो 349 वाली फोर्स है ये क्रिमिनल सरकमस्टांसिस में यूज़ हुई। यानी जो पहला सवाल है वो क्या है, वो साइंटिफिक है, और जो दूसरा सवाल है वो क्या है, वो लीगल है। सो इसलिए जो क्रिमिनल फोर्स है उसमें सबसे पहले सेक्शन 349 प्रूफ होगी। अगर फोर्स ही एस्टेब्लिश ना हो तो क्रिमिनल फोर्स का सो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अब हम
इस सेक्शन की जो इलस्ट्रेशंस हैं उसको देखते हैं। जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है इसको हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। ये सेम वही बोट वाली है एग्जांपल है कि अगर कोई शख्स यानी बोट जो है वो अगर किनारे से बंधी हुई है और कोई शख्स उसको क्या करता है रस्सी को छोड़ देता है। ठीक है, ये वही एग्जांपल है। उसके बाद जो एग्जांपल नंबर बी है वो ये है कि जी इज़ राइडिंग इन अ चैरियट, यानी वो एक तांगे में जा रहा है और ए जो है वो क्या करता है कि वो जो घोड़ा है उसको चाबुक मारता है। कहाँ गया एलिशी जीज हॉर्स, ओके, हॉर्स को क्या करता है चाबुक मारता है एंड देयर बाय कॉजेज देम टू क्विकन देयर पेस। अब ये ऑलरेडी चल रहे थे यानी मोशन थी, तो ये कौन सी वाली थी, ये इसमें ये जो सेकंड स्टेट ऑफ है ना चेंज ऑफ मोशन, तो वो कॉज हुई। लेकिन यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो क्या है, ये जो थर्ड कंडीशन है फोर्स वाली, बाय इंड्यूसिंग एन एनिमल टू मूव, ये वाली कंडीशंस अप्लाई हो रही है इस इलस्ट्रेशन में। तो घोड़ा जो है वो क्या हो जाता है, उसकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो गई। अब here A has caused change of motion to Z by inducing the animal to change their motion. A has therefore used force to Z, and if A has done this without consent of Z, intending on knowledge, knowing it to be likely, okay, यहाँ पर देखें, यहाँ तक तो फोर्स वाली सेक्शन नंबर 349 की बात हो गई। अब आगे देखें, इफ़ ए हैज़ डन दिस विदाउट जी कंसेंट, अगर हम डिफिनेशन को देखें तो कंसेंट का जो जिक्र था वो तो 350 में था। इंटेंडिंग और नोइंग ईविल वाज 350 की है, that he may thereby injure, frighten or annihilate, ये has used criminal force to Z। तो अब मेरे ख्याल में एक इलस्ट्रेशन से आप दोनों जो सेक्शंस हैं आप उसको समझ गए होंगे कि कब एक फोर्स जो है वो क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर सी है ये कहते हैं कि जी इज़ राइडिंग इन अ पेलिक्विन। पेलिक्विन वो जो पालकी होती है, जो पुराने ज़माने में जो मलकाएँ जो शहज़ादियाँ होती थी जिन उसमें बैठ के जो है उनको लेके जाया जाता था। तो जी क्या करता है पेलिंक्विन में राइड करता है ए इंटेंडिंग टू रॉब जी। ए का जो इंटेंशन है, जब इंटेंशन का जिक्र आ गया तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 350 आएगा। तो जी टू रॉब जी वो क्या करता है इस इंटेंशन के साथ कि वो जी को रॉब करे। सीजेज द पोल, यानी उसके जो 4 पोल्स होते हैं यानी जो लकड़ी होती है उसको पकड़ता है एंड स्टॉप्स द पेलिंक्विन, और उसको क्या करता है पालकी को रोक देता है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, हेयर ए हिज कॉज सेसेशन ऑफ मूवमेंट मोशन टू जी, यहाँ पे उसने सेसेशन जो है वो पॉज की, यानी सेक्शन 349 का सेसेशन ऑफ मोशन वाली बात है। एंड ही हैज़ डन दिस बाय हिज ओन बॉडी पावर। इसमें ये देखें, इसमें तीन तरीके बताए गए हैं ना सेक्शन 349 में। ये फर्स्ट कौन सा है, बाय हिज ओन बॉडी पावर। तो इसमें ये इस रजिस्ट्रेशन में ये वाला कंडीशन जो है अप्लाई है कि वो अपनी अपनी बॉडी दी पावर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसने उसका जो पोल है, जो लकड़ी है, उसको पकड़ा है। ए हैज़ देयरफॉर यूज्ड फोर्स तो उसने 349 वाला यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ इंटेंशन की भी बात हो रही है। एंड ए हैज़ एक्टेड दस इंटेंशनली विदाउट जी कॉन्सेंट एंड आर्डर टू कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, ए हैज़ यूज क्रिमिनल फोर्स टू जी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत आसान है, यानी अगर फोर्स जो है वो किसी और ऑफेंस का ज़रिया बने तो क्रिमिनल फोर्स एस्टेब्लिश हो जाती है। अब जो डी है ये कहते हैं कि ए इंटेंशनली पुशेस अगेंस्ट जी इन द स्ट्रीट, यानी गली में उसको क्या करता है, इंटेंशनली उसको धक्का देता है। हेयर ए हिज बाय हिज ओन बॉडी पावर मूव्ड हिज ओन पर्सन so as to bring into contact with Z. He has therefore intentionally used force to Z, and if he has done so without the consent of Z, intending or knowing it to be likely that he may thereby injure, in उस धक्के से वो या तो ज़्यादा हो सकता है या उसको इंजरी काज हो सकती है या अनाया हो सकता है, तो उसने क्रिमिनल पोस्ट जो है यूज़ किया है। किस ज़रिए से, डायरेक्ट बॉडीली कंटेक्ट के ज़रिए से। अब जो ये इलस्ट्रेशन नंबर ई है ये कहता है कि ए थ्रोज अ स्टोन, यानी ए जो है वो पत्थर फेंकता है, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द स्टोन विल बी दस ब्रॉट इन टू कंटेक्ट विद जी। यानी या तो उसका इंटेंशन है या उसके पास ये नॉलेज है कि ये पत्थर जो है वो जाके जी के साथ कंटेक्ट में आ सकते हैं या उसको लग सकता है, या और विद जी क्लॉथ्स या जी के कपड़ों को छू सकता है, और विद समवन कैरिड बाय जी, और विद समथिंग कैरिड बाय जी, या कोई ऐसी चीज़ जो जी कैरी कर रहा है उसको भी लग सकता है। यानी फॉर एग्जांपल उसके हाथ में फ़ोन है या कोई बैग है या कोई और चीज़ है, और दैट इट विल स्ट्राइक वाटर
या ये कि वो पत्थर जो है वो पानी में गिर कर एंड डिशेस अप द वाटर अगेंस्ट जी क्लॉथ्स आर समथिंग कैरीड बाय जी। अगर वो पत्थर पानी में गिर के पानी की जो चींटे हैं वो जी के कपड़ों पर या वो जो चीज़ कैरी कर रहा है उसको अगर लग सकते हैं, ए हैज़ यूज्ड फोर्स टू जी। यानी यहाँ पे ओके हियर इफ द थ्रोइंग ऑफ द स्टोन प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग एनी सब्सटेंस टू कम इनटू कांटेक्ट विद जी और जी क्लॉथ्स, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना सेक्शन 349 की डिफिनेशन में। ए हैज़ यूज्ड फोर्स टू जी एंड इफ ही डिडंट सो विदाउट द कंसेंट, अगर उसने कंसेंट के बगैर किया है तो उसने फोर्स यूज़ किया है। इंटेंडिंग देयर बाय टू इंजर फ्राइटन और एनाइड जी ही हैज़ यूज्ड क्रिमिनल फोर्स जी। पहले उसने फोर्स यूज़ किया, अगर उसने विदाउट कंसेंट किया है, इस इंटेंशन के साथ किया है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, क्रिमिनल फोर्स में चेंज हो जाएगा। और जो इफ है ये कहता है कि ए इंटेंशनली पुल्स अप अ वुमन्स व्हील, यानी अगर किसी का और खातून का जो दुपट्टा है या घूंघट यानी पर्दा वगैरह उसको कोई खींच लेता है, तो यहाँ पे बॉडीली टच नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फोर्स फिर भी यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये कह रहे हैं ना कि हेयर ए इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर एंड इफ ही डज सो विदाउट हर कंसेंट इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली that he may thereby injure, frighten or annoy her and he has used criminal force to her। यानी लीगल फोर्स में जो फिज़िकल टच है, जो फिज़िकल फोर्स है, जो बॉडी टच है, वो ज़रूरी नहीं है। और इसका जवाब हमें कहाँ से मिला है? सेक्शन नंबर 349 हमें इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका है इस फ्रेज़ में कि एनीथिंग ओके, या ये वाला जो फ्रेज़ है, और विद एनीथिंग विच दैट अदर इज़ वियरिंग और कैरिंग, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल वो कोई वेल कर रही है, उसका कोई दुपट्टा वगैरह है, तो वो क्या है, वो वेयरिंग में आता है। सो इस सूरत में भी क्रिमिनल फोर्स यूज होती हैं। अब जो इसके बाद जी हैं, अब जी ये कहते हैं कि जी इज़ बाथिंग और नहा रहा है, ए पोर इनटू द बाथ वाटर विच ही नोज टू बी बॉइलिंग। वो उसमें जो उसका जो बात है उसमें उबलता हुआ जो बॉइलिंग वाटर है वो डाल देता है, उसको उसको मालूम है, यानी जब वो डाल रहे हैं तो उसको मालूम है कि ये बॉइलिंग वाटर है। हेयर ए इंटेंशनली बाय हिज ओन बॉडीली पावर कॉजेज सच मोशन इन द बॉइलिंग वाटर इज ब्रिंग दैट वाटर इनटू कांटेक्ट विद जी। अब यहाँ पे ए ने जो ए जो है उसने डायरेक्ट तो जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो वाटर है वो कांटेक्ट में आए हैं किसके साथ, जी के साथ। अब विद अदर वाटर, यानी या उसके बाद में जो ऑलरेडी पानी मौजूद था, अगर उसमें ऊपर से उबलता हुआ पानी डाल दिया जाए, ठीक है, तो उससे जो नॉर्मल वाटर है उसको भी हॉट कर दिया। सो सिचुएटेड दैट सच कंटेक्ट मस्ट अफेक्ट जी सेंस ऑफ फीलिंग। तो अब इसकी वजह से जो यानी जो बॉइलिंग वाटर ने नॉर्मल वाटर को गर्म किया और नॉर्मल वाटर ने जी की जो स्किन है उसको यानी वो जो गर्म पानी है उसकी जो 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 सेंस ऑफ फीलिंग है उसको इफेक्ट किया, यानी उसकी स्किन को इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए इज देयर फॉर इंटेंशनली यूज फोर्स टू जी एंड इफ ही हैज डन दिट विदाउट जी कंसेंट इंटेंडिंग और नोइंग it to be likely that he may thereby cause injury, fear, or annoyance G a his committed criminal offense। यानी यहाँ पे जो रेलिवेंट चीज़ है वो क्या है, वो सेंस ऑफ फीलिंग है। अगर इसको भी हम देखें तो ये सेक्शन नंबर 349 में 349 ने हमें ऑलरेडी बताया हुआ इस फ्रेज में, और विद एनीथिंग सो सिचुएटेड दैट सच कॉन्टेक्ट अफेक्ट्स द अदर सेंस ऑफ फीलिंग। अब यहाँ पे उसने जो ए है उसने गर्म पानी मिलाया, अब उस गर्म पानी की वजह से जो जी है उसका उसका उसके ऊपर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ा, उसकी सेंस ऑफ फीलिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ा, ठीक है। यानी क्रिमिनल फोर्स के लिए बॉडी पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश होता है वो ये है कि अगर मूवमेंट विक्टिम की बॉडी की सेंसेशन को इफ़ेक्ट करें तो भी फोर्स जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन अगर हम फिज़िक्स के उस लेंस से इसको देखें तो ये यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन का जो कंसेप्ट है वो रिलेवेंट है। लेकिन लॉ साइंटिफिक प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके कहता है कि तुमने ऐसी मोशन क्रिएट की जो जी की जो सेंस ऑफ फीलिंग है उसको अफेक्ट करती है। सो इस वजह से ये जो फोर्स है ये क्या है, ये क्रिमिनल फोर्स है। और फिर जो लास्ट वन है वो ये है कि ए इंसाइट्स अ डॉग टू स्प्रिंग अपॉन सी, यानी एक कुत्ते को जी के ऊपर जंप करने के लिए उकसाता है।
और विदाउट जी कॉन्सेंट। हेयर इफ ए इंटेंट्स टू कॉज इंजरी, अगर उसका इंटेंशन उसको इंजरी, फियर या अनायंस क्रिएट करना है तो उसने क्या चीज़ यूज़ की है? क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया है। अब ये देखें जो लॉ में इलस्ट्रेशंस बताई जाती है ना, ये जो मेन टेक्स्ट होता है ना, ये एक आप इसको समझ लें कि ये बस सिर्फ टेक्स्ट होता है। यानी आप इसको एक बोरिंग सा कंसेप्ट समझ सकते हैं। लेकिन जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो असल में ये जो टर्म्स यहाँ पे डिफाइन की गए होते हैं ना, सॉरी इसकी हम बात कर रहे हैं, जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो इन टेक्स्ट को लाइवली बनाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीपल इलस्ट्रेशंस को देखा, ए से लेकर एच तक के जो इलस्ट्रेशंस हैं हमने उसमें देखा। जो डिफिनेशंस में जो टर्म यूज़ हुए हैं, जैसे इनडायरेक्ट मूवमेंट की बात हुई है, जैसे एनिमल एज एन इंस्ट्रूमेंट की बात हुई है, सेसेशन ऑफ मूवमेंट की बात हुई है, ये चेंज ऑफ मूवमेंट की या मोशन की बात हुई है। तो इन सब चीज़ों को इलस्ट्रेशंस में बताया गया है। जैसे जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है वो इनडायरेक्ट मूवमेंट की बात कर रहा है, जिसमें बोट का जिक्र हमने किया था। और जो बी है वो एनिमल इज एन इंस्ट्रूमेंट की उसमें हमने देखा इंस्ट्रूमेंट वाला कंसेप्ट उसको लाइवली बनाता है, कि क्या रियल लाइफ के साथ उसको लिंक करता है। और जो सी है उसमें हमने सिसेशन ऑफ मोशन प्लस जो ऑफेंस का पर्पस है उसको देखा। और जो डी है वो डायरेक्ट बॉडीली कंटेक्ट की बात करता है। और जो ई है वो सब्सटेंस यानी स्टोन वाटर थ्रू कंटेक्ट की बात करता है। और इसके अलावा जो एथ है उसमें जो क्लॉथ्स हैं, ठीक है, जो हम वेयर करते हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, यानी लीगली प्रोटेक्टेड हैं। और उसके बाद जो जी में हमने क्या देखा? सेंस ऑफ फीलिंग, यानी जो हीट ट्रांसफ़र वाला ये इलस्ट्रेशन है। और जो एच है उसमें एनिमल अंडर ह्यूमन कंट्रोल। तो वो सारी जो चीज़ें जो ऊपर यहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्म में थे, जो हमारे लिए यूजुअली समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको इलस्ट्रेशन की फॉर्म में लाते हैं तो फिर हम उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर पाते हैं। सो ये जो इलस्ट्रेशंस हमने जितनी सारी देखी, उन्होंने इन सब टर्म्स को क्या किया? एक यानी एक लाइफ दी उसको, ठीक है, यानी रियलिटी में इन वर्ड्स को चेंज किया। सो अब हम नेक्स्ट सेक्शन है 351, उसमें हम देखेंगे असाल्ट को। देखें ये जो सेक्शन 349 है, 350, 351, यानी फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और जो असाल्ट हैं, ये तीनों सेक्शन अलग अलग डिफिनेशन नहीं है, बल्कि ये एक ही लीगल थ्योरी के 3 कंसेक्यूटिव स्टेजेस हैं। सो इसलिए जो तीनों सेक्शंस हैं उसको यानी वन वो में समझना या पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं 349, 350 और 351 को भी। सॉरी, ये मुझसे मिस हो गया था। ओके, सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर जो 351 है, ये बात करता है असॉल्ट की। और ये एक बहुत ही फेमिलियर टर्म आपको लगता होगा लॉ में, ठीक है। देखें ये जो सेक्शन है ना असॉल्ट, इसका अगर हम कंसेप्ट देखें तो जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसमें जो असॉल्ट हैं, ये बैटरी हैं, ये अलग अलग ऑफेंस थे। यानी जो 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 टॉट के कंसेप्ट हैं, जो बैटरी है उसमें जो एक्चुअल फिजिकल कंटेक्ट है वो होना ज़रूरी है। और जो असॉल्ट है उसका मतलब इमिनेंट थ्रेट ऑफ अनलॉफुल फोर्स है, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी कॉमन लॉ में मौजूद थे। सो जो ड्राफ्ट्समैन थे इस आईपीसी के, उन्होंने ये जो कंसेप्ट ऑफ बैटरी है, यानी इस लफ्ज़ को यूज़ करने की बजाय जो क्रिमिनल फोर्स है वो यूज़ किया। यानी इंग्लिश लॉ में असॉल्ट जो है बैटरी और असॉल्ट और बैटरी, और जो पाकिस्तान पिनल कोड है या जो आईपीसी है उसमें असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स, यानी क्रिमिनल फोर्स असल में कॉमन लॉ की बैटरी के करीब का कंसेप्ट है, ठीक है। सो जो सेक्शन नंबर 351 है असॉल्ट, आई एम सो सॉरी, ओके, तो ये कहते हैं कि whoever makes any gesture, अब जेस्चर जो है ये इटसेल्फ एक वाइड टर्म है, यानी इसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी के ऊपर पर धूप तान देना, किसी को चाकू निकाल के दिखाना, यानी किसी को मुक्का बना के उसको दिखाना, ठीक है, पत्थर उठा लेना, चेयर उठा लेना, ठीक है, ये सब क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज है। और ये टर्म इस वजह से यूज़ किया है
कि कम्युनिकेशन जो है इंसानों के बीच में वो सिर्फ वर्ड से नहीं होती। जो हमारा ब्रेन है ना, ह्यूमन ब्रेन, वो बॉडी लैंग्वेज को भी इंटरप्रेट करता है। और साइकोलॉजी के मुताबिक जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो अक्सर वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा पावरफुल होती है। सो लॉ ने भी इस रियलिटी को रिकॉग्नाइज किया है। और जो नेक्स्ट है वो क्या है, और एनी प्रिपरेशन, यानी ये और भी अगर हम इसको देखें तो ये एक किस्म का इंटरेस्टिंग है। यानी प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि अभी फोर्स यूज़ नहीं हुई लेकिन उसकी तैयारी कंप्लीट हो रही है। फॉर एग्जांपल गन लोड करना, अगर कोई कुत्ता है उसको उसकी जो रस्सी है उसको खोलना, या जो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई और हथियार है उसको निकालना, ठीक है, या कोई फॉर एग्जांपल कोई कुल्हाड़ी है या कोई और चीज़ है उसको उठाना। तो ये यानी यहाँ पे जो जेस्चर हैं या प्रिपरेशन है उन दोनों में फ़र्क है। जेस्चर जो है वो ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट को शो करता है, जो प्रिपरेशन है वो एनवायरनमेंट को अटैक के लिए रेडी करने की बात, यानी उसकी बात हो रही है। Intending and knowing it to be likely that such gestures or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gestures or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault. अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इंटेंडिंग और नॉलेज, यानी इंटेंशन या नॉलेज दोनों की, या इंटेंशन या नॉलेज का होना ज़रूरी है। यानी सिर्फ जो जेस्चर हैं वो काफ़ी नहीं है, जेस्चर के पीछे इंटेंशन भी होना लाजमी है। और ये जो कह रहे हैं ना कि नोइंग इट टू बी लाइकली, ये तो इसको तो हम ऑलरेडी सेक्शन नंबर 350 के ऊपर में देख चुके हैं। तो ये वही प्रेज जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। यानी लॉ कहता है कि अगर इंटेंशन जो है वो ना भी हो लेकिन एक्यूज को नॉलेज हो कि उसकी जो मूवमेंट है उससे विक्टिम को लगेगा कि अटैक होने वाला है, नोइंग इट टू बी लाइकली, ठीक है, तो तब भी असाल्ट जो है वो इस्टेब्लिश हो सकती हैं। दैट सच जेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट, यानी यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि असाल्ट जो है वो विक्टिम के माइंड में अप्रीहेंशन क्रिएट करती है, ठीक है, किसी इंसान की, कि मेरे ऊपर क्या होने वाला है, कोई अटैक होने वाला है। अगर विक्टिम वहाँ है ही नहीं तो अप्रीहेंशन किसके माइंड में होगी। इसलिए प्रेजेंस एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसलिए ये कहा गया है कि विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट, ठीक है, टू एप्रीहेंड दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर और प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स। के अप्रीहेंशन का मतलब क्या है, यानी सिर्फ डरना नहीं है बल्कि जो रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस है, यानी यकीन है, जो इमीडिएट डेंजर का जो परसेप्शंस हैं वो एप्रीहेंशन में आता है। देखिए, हम जो एप्रीहेंशन का कंसेप्ट है अगर इसको हम ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ लिंक करें तो हमारा जो ब्रेन है यानी ह्यूमन ब्रेन है, इसमें एक सिस्टम होता है। जब हमें कोई एप्रीहेंशन होती है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कभी फाइट मूड में चले जाते हैं, कभी फ्लाइट मूड में चले जाते हैं, या कभी भी फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। यानी जब इंसान को लगता है कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है तो जो हमारी बॉडी है ना वो खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। और वो डिफरेंट, हर इंसान की जो बॉडी है वो डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्स करती है, लेकिन कुछ जो है वो यानी कॉमन उसके सिम्टम्स हैं, जैसे अ, हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है और हमारे जो मसल्स हैं वो बिल्कुल टेंस हो जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये एप्रीहेंशन है। सो जो लॉ है वो इस मेंटल स्टेट को भी प्रोटेक्ट करता है। दैट ही हु मेक्स दैट जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन इज अबाउट टू यूज, यानी अभी यूज़ फोर्स नहीं हुआ, यानी लॉ फ्यूचर की हर थ्रेट को पनिश नहीं करता, बल्कि जो थ्रेट है वो क्या होनी चाहिए, अबाउट टू यूज़, यानी कि इमीडिएट थ्रेट जो है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ए कहता है, एक शख्स है ए, वो बी को कहता है कि मैं कल तुम्हें देख लूँगा, ये असाल्ट नहीं है। लेकिन अगर ए जो है वो नाइफ निकालता है, निकाल कर बी को कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगा, तो ये असाल्ट हो सकती है। लेकिन उसमें मारना ज़रूरी नहीं है कि ए जो है वो उसके ऊपर वार भी करे, नहीं, ये कोई और ऑफेंस हो जाए तो कर। ओके, सो तो फिर क्या समझा जाएगा, क्रिमिनल फोर्स टू दैट पर्सन इज सेड टू कमिट इन असाल्ट, तो तब ये समझा जाएगा कि ये असाल्ट कमिट हुआ है। सेक्शन नंबर 350 में हमने देखा क्रिमिनल फोर्स। तो क्रिमिनल फोर्स जो है वो असाल्ट से किस तरह डिफरेंस है कि क्रिमिनल फोर्स में जो कंटेक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाता है, और जो असाल्ट है उसमें कंटेक्ट अभी नहीं एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन सिर्फ इमिनेंट थ्रेट जो है वो मौजूद है, ठीक है।
इसको फिर क्या कहते हैं कि ये असाल्ट जो है कमिट हो गए। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये कहते हैं कि मेरे वर्ड्स डोंट अमाउंट टू एन असाल्ट, but the words which a person uses may give to his gestures or preparations such a meaning as may makes those gestures or preparations amount to an assault. अब ये जो फ्रेज है फर्स्ट वन कि मेरे वर्ड्स डोंट अमाउंट टू एन असाल्ट, यानी वर्ड जो है वो असाल्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखें जो वर्ड्स हैं वो हर वक्त सीरियस नहीं होते कि हम जो कुछ कहें वही करके दिखाएं भी, या मतलब हमारा वही मकसद नहीं होता। समटाइम्स हम गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन लॉ जो है वो हर धमकी को असाल्ट नहीं बनाना चाहता। लेकिन उसके साथ साथ जो आगे ये कह रहे हैं ना कि लेजिस्लेचर ने यानी फ़ौरन अगला सेंटेंस भी ऐड कर दिया है कि अगर कोई वर्ड्स जो हैं वो जेस्चर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, विच अ पर्सन यूजेस मे गिव टू हिज जेस्चर आर प्रिपरेशन, यानी अगर कोई वर्ड्स हैं जो किसी करने वाले शख्स के जेस्चर्स या प्रिपरेशंस को एक्सप्लेन करें, यानी वर्ड्स अनान नो असाल्ट, अगर वर्ड्स प्लस जेस्चर है तो हाँ फिर ये असाल्ट हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह मतलब ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो ए है ये चुपचाप एक लाठी उठाता है। अब हो सकता है कि वो सिर्फ उठाकर उसको रख रहा हो, लेकिन ये जेस्चर है ना, यानी अगर वो लाठी को उठाता है तो वो जेस्चर या प्रिपरेशन आप इसको कंसिडर कर लें। लेकिन अगर वो क्या कहता है, उसको उठाकर वो कहता है कि अभी तुम्हारा मैं सर तोड़ दूंगा, अब जेस्चर का लीगल लीगल जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो चाहे मतलब अगर वर्ड्स जो हैं वो जेस्चर या प्रिपरेशंस के जो मीनिंग्स हैं उसको क्या करे, चेंज करे, तो फिर ऐसी जो वर्ड्स होंगे वो असाल्ट में शामिल होगा। अब जो सेक्शन नंबर ये 351 की जो इलस्ट्रेशंस हैं, ये कहते हैं कि ए जो ए हैं ये कहते हैं ए शेक्स हिज फिस्ट इट जी, ए जो है वो अपना जो फिस्ट है वो शेक करता है, यानी जी की तरफ, ठीक है, जो जो मक्का है, जो पंच है, यहाँ पे एक्चुअल जो पंच है वो उसने नहीं मारा, सिर्फ वो क्या करता है, शेक्स करता है, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Z to believe that A is about to strike Z, A has committed an assault। यानी यहाँ पे जो ए है उसने सिर्फ अपना मुक्का जो है उसको शेक किया है, एक्चुअल पंच नहीं मारा, लेकिन जिसकी वजह से जो जी है उसको ये बिलीव कर रहा है, यानी कि ए जो है वो उसको मार रहा है, यानी अप्रीहेंशन उसको मौजूद है। तो जो ए है उसने क्या कमिट किया है, उसने असॉल्ट कमिट किया। अब जो सेकेंड इलस्ट्रेशन है ये कहता है ए बिगिंस टू अनलूज द मजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग। ये क्या करता है, अब मजल उसको कहते हैं जानवरों को ना, जो वायलेंट जानवर्स होते हैं, जो फेरोशियस एनिमल्स होते हैं, उनके मुंह के ऊपर ना एक जाला सा लगाया जाता है, या लोहे का या इस तरह कोई और चीज़ का, ताकि वो किसी को बाइट ना कर सकें और ज़ख्मी ना कर सकें। अब ए जो है वो क्या करता है, बिगिंस करता है, ये प्रिपरेशन स्टेज है, टू अनलूज द मजल ऑफ अ फेरोशियस डॉग, यानी एक वायलेंट डॉग है। इंटेंडिंग या तो उसका इंटेंशन है, या अगर उसका इंटेंशन नहीं भी है तो वो जानता है इट लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉजेज जो जी है टू, यानी उसके एक्शन की वजह से, उसकी प्रिपरेशन की वजह से जो जी है वो ये बिलीव करेगा दैट ही इज़ अबाउट टू कॉज द डॉग टू अटैक जी, कि ए जो है वो इस वजह से मज़र को खोल रहा है कि वो चाहते हैं कि वो जो डॉग है वो जी के ऊपर अटैक करे। तो यहाँ पे जो ए है वो उसने असाल्ट कमिट किया है अपन जी। अब आगे जो सी है ये कहते हैं कि ए टेक्स अप अ स्टिक, वो एक स्टिक उठाता है, सेइंग टू जी, जी को ये कहते हैं कि आई विल गिव यू अ बीटिंग। अब यहाँ पे ये क्या है, ये सिर्फ वर्ड्स हैं जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि मेरे वर्ड्स डोंट अमाउंट टू एन असाल्ट। अगर कोई किसी को सिर्फ ये कहता है कि आई विल गिव यू अ बीटिंग, तो ये सिर्फ वर्ड्स हैं और ये असॉल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी है कि ए ने एक स्टिक जो है वो उठाई हुई है और उसके बाद ये कहा है, ठीक है, हेयर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड इन नो केस अमाउंट टू एन असाल्ट, यानी सिर्फ मेरे जो वर्ड्स हैं वो असॉल्ट नहीं है। And though the mere gesture unaccompanied by any other circumstances might not amount to an assault, यानी अगर उसने ये अल्फाज नहीं बोले और उसने सिर्फ एक स्टिक उठाई है तो भी जो है ये ऐसा नहीं समझा जा सकता कि उसने असाल्ट कमिट किया है। अगर किसी को
यानी किसी को ये एप्रीहेंशन ना हो कि ओके मुझे कोई नुकसान पहुंचने वाला है। द जेस्चर एक्सप्लेन बाय द वर्ड्स मे अमाउंट टू इन असाल्ट। अब यहाँ पे जो जेस्चर हैं और जो वर्ड्स हैं वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, असाल्ट बनाते हैं। यानी सिर्फ जो वर्ड्स हैं वो असाल्ट नहीं हो सकते, या अगर कोई मतलब खामोशी से कोई चुपचाप जो कोई एक्शन कर रहा है, कोई जेस्चर, कोई प्रिपरेशन कर रहा है जिसकी वजह से आपको एप्रीहेंशन नहीं है, तो वो भी समटाइम्स असाल्ट में नहीं आता। यानी उसमें ये अप्रीहेंशन होनी चाहिए कि अच्छा ये जो बंदा जेस्चर दे रहा है या प्रिपरेशन दे रहा है ये मेरे ऊपर अटैक के लिए है, ठीक है। या अगर वर्ड्स और जेस्चर दोनों जो है वो एक दूसरे को कंप्लाई कर रहे हों, तो फिर ये दोनों मिलकर जो है ये असाल्ट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम 3 सेक्शंस को कवर किया। सेक्शन 349 पोस्ट को डिफाइन करता है, 350 ये बताता है कि जो फोर्स है ये क्रिमिनल पोस्ट कब बनती है, और फिर उसके बाद हमने असॉल्ट की डिफिनीशंस को देखा। सो बाकी की जो नेक्स्ट सेक्शन है 352 से लेकर 358 तक, ये इन सिमिलर कंसेप्ट्स के जो डिफरेंट आप इसको फॉर्म कह दें या इनकी जो पनिशमेंट है वो बताती हैं, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो वीडियो है वो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुकी है। सो इसकी जो पनिशमेंट है, ये जो अदर कंसेप्ट्स हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको क्वेश्चन है कोई तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं हमारी वीडियोज़ के इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें ले सकते हैं। थैंक यू।